गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हमने स्टडी करना है वेरिफिकेशन के अंदर ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती हैं। देखो, वेरिफिकेशन टेक्निक हम स्टडी कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन एक टेक्निक होता है जिसके अंदर ऑडिटर जो है वेरीफाई करता है कि क्या, यानी वो एक्चुअल में चीजों को स्टडी करता है कि क्या एक्चुअल में ओनरशिप जो है एसेट्स के ऊपर वो ऑर्गेनाइजेशन की ही है, क्या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में है। जो एसेट्स आपने शो कर रखे हैं बैलेंस शीट में, उनका पोजीशन चेक करता है, टाइटल चेक करता है, उनके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, अगर है तो क्या उसको क्लियरली मेंशन कर रखा है। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए वो करता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन से ऐसी बात तो है नहीं कि आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि वेरिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स हम कर चुके हैं, इंपोर्टेंस हमने देख लिया एंड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बीच में डिफरेंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने करना है कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है जब वो वेरिफिकेशन कर रहा है। यानी वेरिफिकेशन एक टेक्निक है जिसको ऑडिटर कर रहा है। जब वो ऑडिटर वो वेरिफिकेशन को करते टाइम उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, तो कहता है कि जो ऑडिटर की ड्यूटीज होती है ना, कि उसे ये काम करना है कि जब वो वेरीफाई करने आएगा एसेट्स को तो उसको ये काम करना है। तो कहता है जो ड्यूटीज होती है ना ऑडिटर की, वो टू टाइप में यानी कि दो कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई कर रखी है। पहले इन रिलेशन टू एसेट्स एंड दूसरी इन रिलेशन टू लायबिलिटीज। यानी ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है वो दो टाइप में या दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। पहले तो उसके एसेट्स के रिगार्डिंग क्या उसकी ड्यूटी रहने वाली है एंड दूसरे जब लायबिलिटीज को चेक करेगा तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, यानी उसका क्या कर्तव्य है, उसको उसकी ड्यूटी क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे इन रिलेशन टू एसेट्स, यानी एसेट्स के रिलेशन में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है। नॉर्मली हमें पता है वेरिफिकेशन क्या होता है, लेकिन अब हम बात करें ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है। देखो, अगर आपने यहीं पे कर लिया ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है किसके टाइम, वेरिफिकेशन के टाइम, तो आगे जब हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट में जब हम स्टडी करेंगे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, तो उस टाइम आपको बहुत आसानी रहेगी ये काम स्टडी करने में, आपको बहुत इजी लगेगा ये सारी चीजें अगर आप एक एक चीज को यहीं से अच्छे से करते जाओगे। तो आज हम देखते हैं कि इन रिलेशन टू एसेट्स ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती है। फर्स्ट ड्यूटी, एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऑडिटर आया, ऑडिटर ने देखना है जो बैलेंस शीट में आपने एसेट्स रिकॉर्ड किए हैं क्या वो फिजिकली एग्जिस्टेंस में है, यानी कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट भी है या फिर नहीं है। आपने वैसे ही शो कर रखा है, आपने परचेज करके मशीनरी छोड़ दिया, अब वो खराब हो रही है, ठीक है, वो चल नहीं रही है प्रॉपर, या फिर वो ऐसे हमने उसको ऐसे डाल रखा कि भाई ये वेस्टेज अब ये नहीं चल पाएगी, या फिर हम एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि हम उसे बेचने वाले हैं। ये सारी चीजें चेक करता है, यानी कि जो बैलेंस शीट में मेंशन है ऑडिटर उसे चेक करेगा कि क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है एसेट्स बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एसेट्स हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड। कहता है कि जो एसेट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एबीसी लिमिटेड कंपनी जो भी है, उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो एसेट्स होना चाहिए, उसी के नाम पे उसने परचेज कर रखा है एंड उसके बाद जो भी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करें हम वो सारे के सारे एसेट्स हम बैलेंस शीट के अंदर शो करें। ठीक है, तो सारे ऑल द एसेट्स हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड इन बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज एप्रोप्रिएट। आप कहते हैं जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स की वैल्यूएशन कराई जाती है एक्सपर्ट्स के थ्रू, यानी कि जो एसेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है उनकी वैल्यू क्या है, कितने लाख के कितने, यानी किस तरीके से उनकी वैल्यू कर रखे, तो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं फिर हम उनकी वैल्यूएशन कराते हैं। तो वैल्यूएशन भी वेरिफिकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, वैल्यूएशन पार्ट है वेरिफिकेशन का। तो वैल्यूएशन कराने यहाँ पे एसेट्स की एप्रोप्रिएट करें। ठीक है, यानी हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाए कि जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है हमारे एसेट्स आर इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज राइट ऑन दैम। जो एसेट्स होने चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हो और ऑर्गेनाइजेशन का उनके ऊपर राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना राइट उन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने किसी और को दे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन वालों को खुद का राइट होना चाहिए और उसी के नाम पे एसेट्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री ऑफ एनी चार्ज। एसेट्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ चार्ज होने चाहिए और लियन से फ्री होने चाहिए इफ देयर इज एनी चार्ज मेंशन्ड क्लियरली। कहता है कि जो एसेट्स आपने रिकॉर्ड किए वो फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उन पे चार्ज लगा रखा है, यानी कि फ्लोटिंग चार्ज है, फिक्स चार्ज है, किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। कहता है ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, हो सकता है हमने चार्ज लगा दिया हो, ठीक है, हमने अपने एसेट्स जो गिरवी रखनी पड़ गई हो तो चार्ज हो हमारे एसेट्स पे, तो कहते हैं इट्स ओके। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एसेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज है तो आप उनको क्लियरली मेंशन जरूर करोगे, यानी कि जब ऑडिटर आएगा तो वो चेक करेगा या तो कोई चार्ज होना ही नहीं चाहिए, अगर चार्ज है
तो उसके बारे में आपने पूरी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यानी मेंशन करो उस बात को क्लियरली कि आपने कौन सा चार्ज लगा रखा, कौन से एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी एडिशन मेड टू एनी एसेट्स शुड बी एडेड इन बैलेंस शीट। कहता है कि कोई भी एडिशन अगर हुआ है, ठीक है, किसी भी एसेट्स में, तो उसको आप ऐड करोगे बैलेंस शीट के अंदर। यानी कि आपने मशीनरी परचेज की, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यानी इंक्रीज इन वैल्यू का मतलब आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जिसके थ्रू उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाना है। अगर डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज भी करके दिखाओगे। तो अगर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑडिटर इस बात को ध्यान में रखते हुए चेकिंग करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उनकी वैल्यू को इंक्रीज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी एक्सपेंडिचर, 7th पॉइंट इज एनी एक्सपेंडिचर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल शुड बी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर का है या जो भी रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल क्या होता है, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो कहता है आप इनको डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की डेबिट साइड करोगे इनको, यानी डेबिट करोगे जो भी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडिक्वेट एंड एप्रोप्रिएट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स। एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एडिक्वेट अमाउंट में लगाओगे आप, एप्रोप्रिएट लगाओगे, जिस रेट से लगाओगे वो रेट भी आपकी मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने बीच में मेथड को चेंज कर दिया है, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, उसके बाद आपने चेंज कर दिया कि आपने शुरू कर दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो आपने क्यों चेंज किया, बीच में आपने रीजंस भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि किस वजह से आपने जो है डेप्रिसिएशन का मेथड आपने चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनी एसेट सोल्ड रेलेवेंट सेल्स काउंटरफॉइल्स एक्सेट्रा को हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर कोई भी एसेट्स को आपने बेचा है, ठीक है, तो एसेट्स को बेचा है तो आपके पास पैसा आया होगा, तो रिसिप्ट मिल गई है पैसे की या फिर कब तक मिल जानी है, इन सारी बातों को ऑडिटर ध्यान में रखते हुए चेकिंग करेगा कि हाँ जी जो मैंने यानी जो ऑर्गेनाइजेशन वाले ने एसेट्स बेच दिया है उन कितने टाइम पीरियड के अंदर जिन्होंने एसेट्स लिया उन्होंने कहा कि हम पैसा दे देंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेगा। उसके बाद बेचने की, यानी जब उसने बेचा होगा तो ठीक है उसे रिसिप्ट मिली होगी, काउंटर फॉइल्स वगैरह, तो इन सारे वाउचर्स के थ्रू भी वो चेक करेगा, वेरीफाई करके देखेगा कौन, ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूवेबल एसेट्स लाइक कैश, बिल, स्टॉक, सिक्योरिटीज। कहता है जो मूवेबल एसेट्स होते हैं जैसे कि कैश है, ठीक है, इसको इधर से उधर लेके जाया जा सकता है, सिक्योरिटीज है, तो कहता है इनको एक बार ऑडिटर ना फिजिकली चेक करेगा कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, या फिर ऐसे बैलेंस शीट के अंदर इतने अमाउंट में कैश शो कर रखा है, वो एक बार हाथ से चेक करके देखेगा, यानी खुद से चेकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो बाद में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसने कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई है, ठीक है, वो काम को अगर लापरवाही उसने कहीं भी की तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए वो क्या करेगा, इसलिए वो मूवेबल एसेट्स को भी एक बार फिजिकली चेक करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई। कहते हैं जो प्रिंसिपल अप्लाई करके आपने फिक्टिशियस एसेट्स या फिर आपके इंटेंजिबल एसेट्स जो है जैसे गुडविल है उनको आप राइट ऑफ कर रहे हो हर साल 10,000, तो कहते हैं जैसे हर साल आप 10,000 राइट ऑफ कर रहे हो वो कौन सा प्रिंसिपल यूज करके कर रहे हो, जो प्रिंसिपल आप अप्लाई कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दो, और क्या आप सही तरीके से मेथड फॉलो कर रहे हो या नहीं फॉलो कर रहे हो इस बात को चेक करेगा ऑडिटर। तो ऑडिटर की ड्यूटीज होती है एसेट्स के रिगार्डिंग, जब वो एसेट्स को चेक करा तो ये सारी 11 ड्यूटीज होती है उसकी कि वो हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एसेट्स की चेकिंग करेगा, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया ऑडिटर्स की ड्यूटी इन रिलेशन टू एसेट्स, इन रिलेशन टू लायबिलिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।